हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 19 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप सब सेशन लास्ट तक देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप बताइए और हम अभी आपको इसको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। इम्पोर्टेंट डेज वाले क्वेश्चन के साथ आज जो है हम लोग विश्व यकृत दिवस मना रहे हैं। कौन सा दिवस मना रहे हैं? वर्ल्ड लीवर डे। यकृत को लीवर कहा जाता है, आप जानते होंगे। तो लीवर जो है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये कह सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड हाईएस्ट जो है अंग है, यह शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। तो आज हम लोग यानी 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस, वर्ल्ड लीवर डे मना रहे हैं। तो ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण शरीर का एक अंग होता है। तो शरीर के दूसरे सबसे बड़े अंग यानी लीवर, यकृत के स्वास्थ्य के बारे में और इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आप जानते होंगे लीवर से जो है हेपेटाइटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस 1, 2, ABCD ऐसे कह लीजिए, ABCD। तो ये सब बीमारियां होती है। जैसे आप जॉन्डिस सुने होंगे, जिसे जो है गांव में पीलिया कहा जाता है। तो ये भी लीवर से संबंधित आपका जो है बीमारी होता है। आप देखे होंगे कि जो है पाचन कई बार खराब हो जाता है, तो ये लीवर ही उसका जिम्मेदार होता है पाचन खराब होने में। कहा जाता है अगर लीवर ऐसा अंग है, लीवर अगर आपका 80% डैमेज हो जाए आपका, तब भी वो पूरा रिकवर हो जाता है बाद में। तो लीवर एक ऐसा शरीर का अंग है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत कम आपका वजन का होता है, लेकिन ये बहुत शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। ये शरीर का जो है रक्त को छानने में और विषाक्त पदार्थों को निकालने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है। और इसीलिए इसी शरीर का क्या कहा जाता है? फिल्टर कहा जाता है, शरीर का फिल्टर। तो ये सब बातें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसका थीम है वर्ल्ड लीवर डे 2025 का, फूड इज मेडिसिन, यानी भोजन ही औषधि है। अच्छा भोजन करिए। देखिए लीवर कब खराब होता है, पेट आपका कब खराब होता है? जब आप भोजन जो है थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। ऐसा भोजन जो आप जल्दी नहीं करते हैं, या स्पाइसेस भोजन, ये सब जब आप कर लेते हैं, तब आपका जो है लीवर थोड़ा सा वो होता है, खराब होता है, पाचन कम होता है। तो इसीलिए जो है कह रहा, फूड इज मेडिसिन। अच्छा खाना खाएंगे, भोजन अच्छा करेंगे, वही आपका दवा का काम करेगा। लीवर आपका नहीं दिक्कत होगा इसमें। और आप जानते होंगे अल्कोहल पीने वालों का ज्यादा करके लीवर खराब होता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना। ये आपका लीवर है और लीवर इस तरह से कुछ आकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा मगई नदी किस राज्य में बहती है? तो ये क्यों चर्चा में है, पहले इसको आपको अभी बताते हैं। इसको पहले आप बताइए किस राज्य में है। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और न्यूज में क्या है, क्योंकि इसी नदी पर अभी एक पुल बनाया गया है। वो भी पुल कैसा बनाया गया है? और जो है क्राउड फंडेड के माध्यम से, क्राउड फंडेड के माध्यम से बनाया गया, इसलिए जो है न्यूज में था। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में क्यामपुर छावनी के ग्रामीणों ने सरकार की कार्यवाही के लिए 58 साल इंतजार करने के बाद क्राउड फंडिंग करके जो है मगई नदी पर पुल का निर्माण शुरू किया है। अब इसका मतलब क्या हो गया? सरकार से 58 साल से ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस नदी पर पुल बना दीजिए। बांस का पुल जानते होंगे ना, गांव में कई जगह बना होता है। तो नदी पे बांस का पुल बना था, उस पे जो है बांस का पुल लोग रिस्क करके आते जाते थे, पार करते थे। लेकिन सरकार से कई वर्षों से कहने के बाद नहीं मान रहे थे। तो लोग क्राउड फंडेड मतलब जानते होंगे कि लोगों के द्वारा जो है चंदा के रूप में, जब चंदा इकट्ठा कर करके जो है लोगों से किया जाता है, और लोग उसमें खुद अपना जा करके श्रम करते हैं। कोई जो है उसमें मजदूरी करता है, कोई जो मिस्त्री का काम करता है, सब मिल करके जो उसको किसी चीज को निर्माण करते हैं, वो क्राउड फंडेड के माध्यम से होता है, क्राउड फंडिंग के माध्यम से। तो इसका नेतृत्व जो कर रहे हैं वो सेवानिवृत्त सेना के इंजीनियर हैं रविंद्र यादव। उन्होंने जो है अपनी सेवानिवृत्ति से 10 लाख रुपए का योगदान दिया है और वहां तकनीकी विशेषज्ञता जो है प्रदान की है। मतलब कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा इसको वो बताए हैं। तो मगई नदी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ हो गया, मऊ, गाजीपुर इस सब में बहता है, इस जिलों से होके जाती है और आजमगढ़ से निकलती हुई है मगई नदी। तो अभी न्यूज में है, खास करके उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके अगर सहायक नदी देखेंगे तो तमसा नदी है सहायक नदी, जो आगे चल करके बलिया जिले के पास गंगा में मिल जाती है। तो तमसा नदी भी आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ देखिएगा,
मगही क्षेत्र जो है पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, पान की खेती यहाँ अच्छे से होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा ब्रिज ऑन द रिवर ऑफ मगही, यहाँ देखिएगा ये यहाँ ब्रिज ये बनने शुरू हुआ और यहाँ पर ब्रिज ये था बांस वाली। इस पे मैं भी कई बार 1-2-4 बार गया हूँ, बहुत डर लगता है इस तरह से कुछ देखिएगा इस तरह के ब्रिज पर जाते हुए, और लोग इसी पर से बाइक लेकर और सब लेकर के जाते हैं। तो सोचिए कितना रिस्की जो है गेम होता है, और एक तो बांस का बना होता है। अगला है, देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान किस शहर में शुरू होगा, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। तो पहला होगा भारत का, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो किस शहर में स्थापित होगा, ये शुरू होगा। तो सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में यह क्रिएटिव इंस्टीट्यूट शुरू होगा। तो ये अभी क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। तो देश का पहला, इसलिए हम आपसे पहले बताएं, देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान इंस्टीट्यूट, देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, इन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई में स्थापित किया जाएगा। और ये जो है जो इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी है अपने तरह का पहला संस्थान होगा जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में प्रतिभा यानी स्किल्स और इनोवेशन यानी नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, कौन सा बैंक भारत में जो है ट्रेन में स्वचालित टेलर मशीन यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक बन गया है। तो अभी जो है ये ट्रायल के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सा बैंक है, आप देखे होंगे, बहुत न्यूज में सुने होंगे कि एक जो है ट्रेन में एटीएम कार्ड लगा हुआ ट्रेन जा रहा था। तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, सॉरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बैंक था जिन्होंने जिसने ट्रेन में किया जगह था एटीएम लगाया था। वो भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको ट्रायल कर रहा था। अगर ये सही हो जाता है तो देश के कई ट्रेनों में जो है ये शुरू होगी सुविधा एटीएम की। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है भारत में ट्रेन में एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन लगाने वाला पहला बैंक बन गया है। और एटीएम को जो है मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस वे में लगाया गया था। और यह पहली बार है जब भारतीय रेलवे किसी ट्रेन में जो है एटीएम लगाया गया है भारतीय रेलवे के। तो कई बार होता है ना एटीएम में जो है रेलवे में जो है अगर दिक्कत होती है तो पैसा नहीं निकल पाता है या कहीं कोई समस्या ऐसा रहता है, तो अब सुविधा ये होगा कि हाँ रेलवे में हो गया है, मतलब ट्रेन में रहेगा तो जिसको मन करेगा वो जाके निकाल लेगा। अगला है, किस राज्य ने डीपीएस वेटलैंड्स को फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। तो किस राज्य द्वारा घोषित किया गया है, तो ये आपको बताना है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक। सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र ने जो है इसको डीपीएस वेटलैंड को फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व जो है ऑफिशियली घोषित किया है। तो नवी मुंबई में डीपीएस वेटलैंड को महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा आधिकारिक तौर पर फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। तो डीपीएस झील जो है थाने क्रीक पारिस्थितिकी तंत्र का जो है हिस्सा है, जो एक ज्वारीय जल निकाय है और यह अनेक मीठे पानी के जो है स्रोतों और समुद्री प्रभागों से जो है प्रेषित होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, समुद्री प्रभावों से जो है ये पोषित होता है, तो इसको ध्यान रखना है। यह हजारों जो है प्रवासी फ्लेमिंगो के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन और जो है आराम भूमि के रूप में कार्य करता है। फ्लेमिंगो के बारे में जानेंगे तो फ्लेमिंगो जो है बड़े गुलाबी रंग के पक्षी हैं जो अपनी सुंदर गर्दन, लंबे पैर और नीचे की ओर मुड़ी हुई चोंच के लिए जो है जाने जाते हैं। ये है देखिएगा आपका फ्लेमिंगो, तो ये इसको ध्यान रखना है। अगला है, किसे यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो ये आपको बताना है यूनेस्को के जो है विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, सही उत्तर आपका रहेगा इसमें बी, गीता और नाट्य शास्त्र को जो है इसमें शामिल किया गया है। अब इसका लाभ क्या होगा गीता और नाट्य शास्त्र को इसमें शामिल करने के लिए, तो अब इसको हम बताते हैं। पहले ये जानिएगा कि विश्व स्मृति रजिस्टर जो है वो क्या होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व स्मृति रजिस्टर कौन जारी करता है, तो सब आपको इसको ध्यान रखना है। यूनेस्को जारी करता है, तो गीता और नाट्य शास्त्र को इसमें जो है शामिल किया गया है। अब भारत के जो है 14 ऐसे
हो गए हैं 14, मतलब जिसको जो है शामिल कर दिया गया है इस सूची में। तो भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के जो है पांडुलिपियों को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर यानी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो पहली बात तो यह याद रखना कि 2025 में भगवत गीता को और जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसको इसमें शामिल किया गया है। इसके पहले जैसे रामचरितमानस हो गया, ये सब चीजें शामिल किया जा चुका है। तो विश्व स्मृति रजिस्टर के बारे में जानेंगे। तो मानवता की बहुमूल्य दस्तावेजी विरासत को जो है संरक्षित करने के लिए, उसे जो है उपेक्षा, क्षय और विनाश से जो है बचाने के लिए यूनेस्को द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसकी स्थापना देखेंगे तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका, अगर 1992 में स्थापना तो 1992 से ये जो है चीजें शुरू हुई। विश्व स्मृति रजिस्टर जो है यूनेस्को के अंतर्गत शुरू किया गया था। उद्देश्य इसका क्या है? तो जो अभिलेखीय संपत्तियों, पांडुलिपियों, दुर्लभ संकलनों की सुरक्षा करना तथा व्यापक पहुंच और जागरूकता को बढ़ावा देना है। तो इस उद्देश्य से जो है इसको जारी किया जाता है, इसको जो है शामिल किया जाता है। अगर देखेंगे इसके मानदंड क्या क्या है शामिल करने के लिए, तो उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या सामाजिक महत्व, दस्तावेज की प्रामाणिकता, अखंडता और दुर्लभता। अगर ये ऐसा चीज है जैसे वो प्रामाणिक दस्तावेज है, अखंड है और दुर्लभ है, तो ये सब चीजें उसके रहेंगे। सांस्कृतिक सामाजिक महत्व उसका है, ऐतिहासिक महत्व, सार्वभौमिक मूल्य है। तो अगर ऐसा मानदंड वो पूरा कर रहा तब उसको जो है शामिल किया जाता है इस सूची में। और भारत और विश्व की अगर स्मृति देखेंगे तो गीता और नाट्य शास्त्र को अगर शामिल करने के साथ ही अब इसमें जो है भारत की 14 प्रविष्टियां शामिल हो गई हैं। यानी रामचरितमानस हो गया, गीता, नाट्य शास्त्र, ये सब चीजें शामिल करते हुए। तो यूनेस्को जो है इसको यूनेस्को के अंतर्गत ये कार्य करता है। तो यूनेस्को के बारे में जान लीजिएगा। कल अभी वैसे शायद हम बताए थे आपको। तो इसकी स्थापना जो है 1946 में हुआ था, ना कि 44 में। 1946 में हुआ था जब देश आजाद हुआ था अपना। तो ऐसे याद कर लीजिए, देश आजाद के होने के 1 साल पहले, तो 1946 में इसका स्थापना हुआ था। अगर देखेंगे तो फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये पहले आपको ध्यान रखना है, ये रेल सुरंग है और लगभग 14.58 किलोमीटर हो चुका है इसका लंबाई, होने वाला है, मतलब हो नहीं चुका है। तो ये जो है किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है? तो सही उत्तर आपका रहेगा उत्तराखंड में यह ब्रिज निर्माण किया जा रहा है। तो अभी न्यूज में था, इसीलिए जो है इसको देखिएगा इसके बारे में। तो भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग, सुरंग 8 कह लीजिए, या जो है जनास सुरंग कह लीजिए, या जनास नहीं जनासू है, सॉरी देखिए, जनासू सुरंग कह लीजिए, या देवप्रयाग जनासू सुरंग उत्तराखंड में जो है ये बनाई जा रही है। अभी इसके ब्रेक थ्रू, यानी ब्रेक थ्रू को पूरा कर लिया गया। अब ब्रेक थ्रू क्या है इसको जानिएगा। जैसे मान लीजिए आप सुरंग कहाँ बनता है, टनल कहाँ बनता है, पहले ये जानिए। टनल कहाँ बनता है? टनल ऐसे स्थान पे बनता है जहां पर्वत, मान लीजिए यहाँ पर्वत है पूरा ऊंचा, इसको देख लीजिए, जो लोग नहीं देखे हैं बहुत फायदा करेगा। टनल में बहुत लोग नहीं गए होंगे। ये मान लीजिए आपका क्या है, पहाड़ है। अब मान लीजिए इधर इसके आसपास जो आपका थोड़ा समतल जमीन है, इसके आसपास अब यहाँ आपसे वो रोड गुजारना है। तो रोड अगर मान लीजिए पर्वत जो है 2 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, तो अब दो नहीं 4, इसको मान लीजिए 4 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। अब आपको अगर इस पे रोड बनाना है तो या कोई सुरंग बनाना, तो ऐसे घुमा करके आप नहीं ले जाना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं ले जाना चाहेंगे। और उसके बाद ये हमेशा के लिए नहीं आप जो है ऐसा करना चाहेंगे। तो ऐसा किया जाता है, इसी पहाड़ में से जो है ऐसा बनाया जाता है कि इसके अंदर से इसको जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, सुरंग हो जाता है। तो सुरंग का जो ये सुरंग पहले कैसे बनाया जाता है, सुरंग जैसे मान लीजिए किसी पहाड़ को खोद रहे हैं, अगर इसमें पहले पाइप की तरह एक वो डाला जाता है धीरे धीरे करके, तब इसके अंदर जो है पूरा लोहा का वो डाल करके फिर ये होता है कि इसमें अब इसमें जो है सुरक्षित इसको बना दिया जाता है कि ऊपर से इसमें कुछ गिरने ना पाए।
तब सुरंग जो है तैयार होता है। तो अभी इसका ब्रेक थ्रू का काम पूरा हो गया, मतलब इसको जो ये बनाया जा रहा था, कह लीजिए पाइप के माध्यम से इसको जोड़ा जा रहा था, तो इसका अभी रोड ये जो है ब्रेक थ्रू का काम हो गया, मतलब इसको जो है जोड़ दिया गया है, मतलब खोद दिया गया है पूरा पहाड़ को। तो अब इस पे पटरी बिछेगी और सब काम होगा तब इसका बनेगा। तो इसका 14.58 किलोमीटर लंबाई होने वाला है। और इससे पहले अगर देखेंगे तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है टनल 49 था, 12.758 किलोमीटर, जो कि यहाँ से उधमपुर से श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत जो है जम्मू कश्मीर में बनाया गया था। तो अभी इसको जो है अब ये पीछे छोड़ देगा 14.58 किलोमीटर। तो याद रखना ये देवप्रयाग और जनासू जो है सुरंग को उत्तराखंड में जो है जोड़ेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ई सेहत ऐप लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा जम्मू कश्मीर द्वारा, जो है जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा ई सेहत ऐप लॉन्च किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री आपके जो है उमर अब्दुल्ला हैं, इनको जानते होंगे आप, अभी जल्दी ही चुनाव हुआ था तब ये जीत के आए थे। ने डिजिटल हेल्थ केयर को सुलभ बनाने के लिए ई सेहत ऐप लॉन्च किया है। और यह ऐप जो है जम्मू कश्मीर के लोगों, डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल को जो है हेल्थ केयर से जुड़ी सभी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है, भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल विजेता कौन बनी है? अब देखिएगा, कह रहा भारत की पहली। अब जब ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछ ले भारत की पहली, ये सब तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल विजेता कौन है? तो ये पहले जानिएगा, ब्यूटी जो है प्रतियोगिता होता है, ब्यूटी पीजेंट प्रतियोगिता होता है, तो ये कौन जीता है? तो अनुराधा गर्ग ने इसको जो है अपने नाम किया है। तो अनुराधा गर्ग कहाँ की है? ये हरियाणा गुरुग्राम से ये बिलोंग करती हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, गुरुग्राम। क्यों याद रखना है? क्योंकि आपसे यही पूछा जा सकता है कि अनुराधा गर्ग जो है भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल जो है विजेता बनी है। हाँ, नाम भी वो बता दिया। ये पूछ लेगा किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तब आप क्या करेंगे? तो यहाँ आपको ध्यान रखना, हरियाणा से ये बिलोंग करती हैं। तो अनुराधा गर्ग जो है भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल विजेता बन गई हैं। शेनजेन जो देखेंगे चीन, अगर चीन में एक शहर है शेनजेन, वहां इसका आयोजन हुआ था। 80 से ज्यादा देश की महिलाएं जो है इसमें पार्टिसिपेट की थी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो ये मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल का एक प्रतियोगिता होता है, ये 25 वर्ष से अधिक की महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। वो भी महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं जो 25 वर्ष या उससे ऊपर हो गई हैं और जो विवाहित हो सकता है उनको, ये नहीं विवाहित होने का मतलब ये भी इसमें कंडीशन नहीं कि उनको जो है बच्चा हो या ना हो, लड़का हो या ना हो, लेकिन वो 25 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, उनका विवाह हुआ होना चाहिए। अगर उनके लड़का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो माँ हो वो बनी हो, तो मतलब ऐसा है कि इसका कंडीशन होता है कि 25 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। और अनुराधा गर्ग देखेंगे तो इससे पहले जो है मिसेज इंडिया ग्लोब 2024 भी जो है रह चुकी हैं। और ये मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल ये अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य पीजेंट प्रतियोगिता है, यानी इंटरनेशनल पीजेंट कंपटीशन है जो 1996 से हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अनुराधा गर्ग जी जो है इसमें अपना पहली भारतीय बनी है जो इसको अपने नाम हासिल की है। इसमें 23वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको बताना है, विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अभी 22वां जो विधि आयोग था ऋतुराज अवस्थी के अगुवाई में, उनके अध्यक्षता में ये जो इसका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो है पूर्व जज रह चुके हैं दिनेश माहेश्वरी, तो इनको जो है विधि आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो पहले ये जानिएगा इसके बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो है दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि लॉ कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है। और विधि आयोग जो है आपका गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्या विधि आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्था है? तो आपको बताना है ये गैर संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन नहीं है। तो यह कानूनी सुधारों पर जो है शोध करता है और सरकार को इस पर जो है सलाह देता है, इसके लिए यह कार्य करता है। 23वां विधि आयोग का कार्यकाल अगर देखेंगे तो 1 सितंबर 2024 से 3 अगस्त 2027 तक 3 वर्ष के लिए होने वाला है।
और अगर देखेंगे 22वां विधि आयोग तो इसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी थे, हम आपको पहले ही बता दिए। अगर देखेंगे सबसे पहला विधि आयोग कौन बना था भारत में, तो आपको पता होगा 1834 में जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बना था, और ये 1833 के अधिनियम के तहत आया था। ये बात को भी आपको ध्यान होगा, आप हिस्ट्री जरूर पढ़ते होंगे, वहां ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग देखेंगे तो 1955 में बना था, एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में यह पहला विधि आयोग बना था। कब? 1955 में। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। आप दोस्तों वीडियो अपने मित्रों तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप लोग को कल वाला रिवीजन जो है 1-2 मिनट में करा देते हैं। देखिएगा, रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण जो है पहलू होता है, तो इसको अगर आप बढ़िया से किए रहेंगे ना तो आप जो है जैसे कल इसको पढ़े हैं तो इसको 1 मिनट में रिवीजन मार दीजिए। यही क्वेश्चन हो सकता है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका पूछ रहा है अप्रैल 2025 में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 कहाँ जो है आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। जो टाइगर ट्रैप अभ्यास है 2025, इसमें भारत और यूएसए जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे विशाखापट्टनम में। और ये कह रहा है किस राज्य ने जो है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है 2025 जीता है, तो ये आपका पंजाब ने जीता है, एमपी को है हरा करके। ये जो है झांसी में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी में, उत्तर प्रदेश के। अगला है मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ है जो है चुना गया है किसे? तो श्रेयस अय्यर जी को ये मार्च के लिए चुना गया है। अगला है चर्चा में रहा माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अभी इसमें जो है विस्फोट हो गया था जिसके कारण से जो है समस्याएं आई थी यहाँ, तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया के आपको बताना, कल हम आपको जो है 2-3 ज्वालामुखी, 2-3 नहीं कम से कम 6-7 ज्वालामुखी आपको बताए थे। जैसे जो है आपको कई ज्वालामुखी बताए थे, तो ये आपको बताना है। अब हम आपको जो है मेरापी हो गया बताए थे, माउंट मेरापी जैसे ऐसे ज्वालामुखी आपको बताए थे। अगला है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष जो है मीराबाई चानू को चुना गया है, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। भारत जो है उज्बेकिस्तान के साथ है दस्तलिक एक्सरसाइज जो है कर रहा है 28 तारीख तक। ये 16 से 28 अप्रैल तक इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पुणे में इसका आयोजन हो रहा है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी जो 17 अप्रैल को अपना 150वीं वर्षगांठ मनाया है, तो 150वीं वर्षगांठ इसका मनाया गया। तो देखेंगे 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो 30 बड़ी कंपनियां जो है इसके आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। वीडियो अपने मित्रों